हेलो एवरीवन, तपस्या एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हम सीडीपी की क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने सोशलाइजेशन की प्रोसेस को समझा है और प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कल हमने डिटेल में समझा है, 4 स्टेजेस पूरी तरह से, और उसमें क्या क्या विशेषताएं दी गई हैं। प्री ऑपरेशनल की क्या विशेषता है, सेंसरी मोटर की क्या विशेषता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की क्या विशेषता है और फॉर्मल ऑपरेशनल की क्या विशेषताएं हैं, किन किन स्टेजेस में क्या क्या विशेषताएं हैं, उनको हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है। वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये जो 3 थ्योरीज़ हैं, कोलबर्ग की, वाइगोत्स्की की और प्याजे की, इससे आपके हर साइकिल में क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, मतलब दोनों पेपर मिला के। तो ये थ्योरी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको देखिएगा और आपको हेल्प मिले तो आप लाइक्स कीजिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली इस पर सीडीपी की क्लासेस प्रॉपर चलती रहेंगी। तो आज की वीडियो में हम वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझेंगे। देखिए, वाइगोत्स्की और प्याजे के जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को। उनको ऐसा लगता है कि वाइगोत्स्की और प्याजे ने एक दूसरे की जस्ट अपोजिट सारी बातें की हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं दोनों लोगों की जो थियरीज़ हैं, इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका और उनका जो थियरी है वो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। इनमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं, जैसे ये डेवलपमेंट को, प्याजे डेवलपमेंट को क्या मानते हैं, एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस मानते हैं, स्टेजेस में डिवाइड किया है इन्होंने। वाइगोत्स्की क्या मानते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्याजे ने अपने सिद्धांत में सोसाइटी को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दी है, यानी सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है उसको, जो सामाजिकता का सिद्धांत है, मतलब समाज का बच्चे पर क्या असर पड़ेगा, एनवायरनमेंट का क्या असर पड़ेगा, इसको उन्होंने उतना इम्पोर्टेंस नहीं दी है। लेकिन वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समाज को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। ऐसे ही भाषा और लर्निंग के बारे में आता है कि पहले लैंग्वेज और थॉट के बारे में आता है कि पहले क्या होता है, पहले थॉट आता है या पहले लैंग्वेज आता है। तो प्याजे क्या मानते हैं कि पहले थॉट आता है, उसके बाद लैंग्वेज डेवलप होती है। और वाइगोत्स्की क्या मानते हैं कि लैंग्वेज और थॉट एक दूसरे से पहले स्वतंत्र रूप से होते हैं, बाद में ये एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो ये कुछ कुछ डिफरेंसेस हो गए। अब हम आते हैं वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर। तो वाइगोत्स्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों, सोशल फैक्टर्स और लैंग्वेज को इम्पॉर्टेंट माना है। इनके सिद्धांत को सोशियो कल्चरल थ्योरी भी कहते हैं। इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने समाज को एक बहुत महत्वपूर्ण कारक माना है। इन्होंने कहा है कि बच्चा रचना तो कर सकता है अपने ज्ञान का निर्माण कर सकता है, ये भी रचनावादी हैं, सामाजिक रचनावादी हैं। लेकिन ये क्या मानते हैं कि बच्चा जो अपने ज्ञान का निर्माण करता है वो सामाजिक अंतरक्रिया के द्वारा करता है। वहाँ से जो सीखता है, वो उनसे जो इंटरेक्शन होता है उसका अपने आसपास के लोगों से, अपने फैमिली में, अपने पीयर्स में, अपने स्कूल में, तो वहाँ जो उसका इंटरेक्शन होता है उसके थ्रू वो अपने ज्ञान का निर्माण करता है। यानी समाज क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बच्चे के ज्ञान के निर्माण में, बच्चे के डेवलपमेंट में। जो समाज है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर। इन्होंने 3 फैक्टर्स को बहुत इम्पॉर्टेंट माना है, सोसाइटी को, कल्चर को और लैंग्वेज को। क्योंकि क्या होता है कि जो सोसाइटी होती है, जो कल्चर होता है और जो लैंग्वेज है, वो बच्चे के विकास पर बहुत प्रभाव डालती है, ऐसा ये मानते हैं। ये रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और सामाजिक रचनावादी थे, ये आप याद रख सकते हैं। अब हम आते हैं वाइगोत्स्की के सिद्धांत के मुख्य तत्व के बारे में। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के कुछ मेन एलिमेंट्स जो हैं, जिससे डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बनते हैं, वो आपके लिए जानना ज़रूरी है। क्योंकि जब आपको की पॉइंट्स पता होते हैं तो वहाँ आपको एलिमिनेट करने में बहुत आसानी होती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सिर्फ जेड-पीडी देके पूछ लेंगे कि जेड-पीडी का कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है। तो जेड-पीडी का कॉन्सेप्ट सिर्फ अगर आपको जेड-पीडी भी पता है तो आपके 1 नंबर पक्के हो गए कि अच्छा ये वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। तो की पॉइंट आपको ज़रूर पता होने चाहिए, क्योंकि की पॉइंट कहीं ना कहीं आपको एलिमिनेशन में बहुत हेल्प करते हैं। और की पॉइंट के साथ साथ जब आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो वो आपको एक बेटर स्कोर दे जाती है। तो चलिए समझते हैं हम एक एक करके क्या क्या मेन एलिमेंट्स हैं इसमें।
सबसे पहले है MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, फिर है ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, सोसाइटी एंड कल्चर, लैंग्वेज एंड थॉट। ये क्या हो गया, ये मेन एलिमेंट्स हो गया जो वैगोत्स्की जी ने अपनी थियोरी में दिया था। मोर नॉलेजेबल अदर की बात अगर हम करें सबसे पहले, तो मोर नॉलेजेबल अदर कौन है, कोई भी ऐसी प्रौद्योगिकी हो गई या कोई भी ऐसे व्यक्ति हो गए जो आपसे ज़्यादा जानते हैं और जो आपको हेल्प कर सकते हैं, वो क्या हो गए, मोर नॉलेजेबल अदर हो गए। जैसे आपके माता पिता हो गए, आपके भाई बहन हो गए, कोई फ़ोन हो गया, AI का आपने यूज़ कर लिया, ये क्या हो गया, ये मोर नॉलेजेबल अदर हो गया कि कुछ आपको आपसे ज़्यादा वो जानते हैं किसी भी फील्ड में। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े ही जानते हैं, कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको बहुत सारे फ़ोन में फ़ीचर्स होते हैं जो आपको नहीं पता, आपके छोटे भाई बहनों को पता है, वो आपको अच्छे से बताते हैं, तो वो उस समय क्या हो गए, मोर नॉलेजेबल अदर हो गए। फिर है ZPD, दूसरा कॉन्सेप्ट। ZPD का मतलब क्या होता है, इसको हम एकदम आराम से समझेंगे क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न होती है कभी कभी बच्चों को। ZPD का मतलब क्या हो गया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि संभावित विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र अगर आप समझें इस फिगर के थ्रू, तो जो वास्तविक विकास का क्षेत्र है एक गोले में हो गया, और ये उसके बाद का जो बाहरी गोला है वो क्या हो गया, ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वास्तविक विकास का क्षेत्र बिना सहायता के। इस अंदर वाले गोले में आप बिना सहायता के जितना विकास अपना कर सकते हैं वो क्या हो गया, वास्तविक विकास का क्षेत्र। और उसके जो बाहरी वाला बना है उसको क्या हो गया कि आप मार्गदर्शन अगर आपको मिले और आपको सहयोग मिले तो आप उतना विकास अपना कर सकते हैं। यानी अगर आपको बाहर से कोई सहयोग मिल रहा है, मार्गदर्शन मिल रहा है, तो आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं, बाहरी वाले गोले तक। ये क्या हो गया, ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो गया, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र हो गया। इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझें तो जो अंदर वाला गोला है उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये क्या हो गया, ये बिना सहायता के, मान लीजिए आप अपने एग्ज़ाम में 80 नंबर ला रहे थे सीटेट के एग्ज़ाम में बिना सहायता के। अब आपको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मिला, आपने बुक से कुछ पढ़ा, यूट्यूब पर कोई वीडियो देखी और आपको क्या मिला, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मिला। अब आपके 90 मार्क्स आने लगे या आपके 100 आने लगे, 110 आने लगे, जो भी आप मान लें, तो वो क्या हो गया, वो बाहरी वाले सर्कल तक आप पहुंच गए। यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आपका जो है वो मार्गदर्शन और सहयोग से आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा कॉन्सेप्ट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देन आता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा दी जाने वाली आपको अस्थायी सहायता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के प्रोसेस में आपको जो सहायता दी जा रही है वो क्या हो गई, स्कैफोल्डिंग हो गई। अब इन तीनों को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मोर नॉलेजेबल अदर, मान लीजिए आपकी बड़ी सिस्टर हो गई, ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या हो गया, मान लीजिए कि आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो आप आसपास अपने तो थोड़ा बहुत मतलब चला लेते हैं, बहुत अच्छे से नहीं, लेकिन जब आप रोड पे निकलते हैं तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और गिर जाते हैं, जैसे थोड़ी सी भी आप देखते हैं भीड़ भाड़। तो वास्तविक विकास आपका क्या है कि आप थोड़ा बहुत चला लेते हैं साइकिल, बहुत अच्छे से नहीं चला पाते हैं, ठीक। स्कैफोल्डिंग क्या हो गई, अब आप समझिएगा, आपकी बहन आपके पीछे स्कूटी पे या साइकिल पर बैठी है और आपको सिखा रही है। अगर कहीं मान लीजिए स्कूटी आप नहीं समझ पा रहे हैं या गलती हो जा रही है, वो अपना पैर लगा दे रही है, तो ये क्या हो गई, स्कैफोल्डिंग हो गई। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या हो गया कि जब आपको स्कैफोल्डिंग मिल गई, फिर आप रोड पे भी अच्छे से स्कूटी चलाने लगी। यानी आपके अंदर वो क्षमता थी कि आप चला सकते हैं, लेकिन क्या था, जब आपको मार्गदर्शन मिला, सहयोग मिला मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा, तो आप उसको अच्छे से स्कूटी चला ले जाने लगे। तो आई होप आपको इस एग्जांपल से समझ में आया होगा ये तीनों कॉन्सेप्ट की, मोर नॉलेजेबल अदर क्या है, ZPD क्या है और स्कैफोल्डिंग क्या है। स्कैफोल्डिंग क्या है, जो मोर नॉलेजेबल अदर आपको अस्थायी सहायता देते हैं कि जब आपको उनको लगेगा कि अच्छा अब स्कूटी आपसे गिर सकती है, वो अपना पैर लगा देंगे या वो आपको मोड़ देंगे कि अच्छा ऐसे चलो, तो ये क्या हो गया, अस्थायी सहायता होगी। फिर धीरे 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 जब आप सीख जाते हैं अच्छे से, तो वो अस्थायी सहायता हटा दी जाती है, फिर आप अकेले आराम से स्कूटी चला लेते हैं, ठीक है।
फिर आता है सोसाइटी एंड कल्चर। सोसाइटी एंड कल्चर क्या है? तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब आपकी सोसाइटी कैसी है, आपका कल्चर कैसा है, ये आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है, क्योंकि हर जगह की जो भी सोसाइटी है, अलग अलग सोसाइटी होती है, उनका अपना कल्चर होता है, उनका अपना जो है डेवलपमेंट होता है। जैसे आप अगर एग्जांपल से ही समझना चाहें इसको, तो अगर आप गांव में रह रहे हैं तो अचानक अगर आप जाएंगे शहर में तो आपको रोड क्रॉस करने में बहुत दिक्कत होगी। मान लीजिए जैसे मैं अपने एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जब मैं लखनऊ गई थी तो मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था रोड क्रॉस करने में, लेकिन मैं वहाँ आसपास के बच्चों को देखती थी। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, मतलब पॉलिटेक्निक चौराहे पर आप देख लेंगे या और भी कई जगह बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उनको बिल्कुल डर नहीं लगता, एकदम रोड चलती होती है और वो रोड क्रॉस कर लेते हैं। तो क्या हो गया, उनके आसपास का जो वातावरण है, उनका जो सोसाइटी है वो उनके संज्ञानात्मक विकास पे असर डाल रहा है। मतलब उनका डेवलपमेंट दूसरी तरह हुआ है। तो ये क्या हो गया, सोसाइटी और कल्चर का ही एक इफ़ेक्ट हो गया। ऐसे ही आप ले सकते हैं और भी कई सारे एग्जाम्पल, जिससे आप समझ सकते हैं कि सोसाइटी और कल्चर क्या होती है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में। फिर आता है लैंग्वेज और थॉट। तो लैंग्वेज और थॉट जो होता है वो भी बच्चे के विकास में बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है, क्योंकि जो भी भाषा होती है इसको इन्होंने 3 लेवल में डिवाइड किया था, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच। इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि सोशल स्पीच का कॉन्सेप्ट किसने दिया, या प्राइवेट स्पीच का कॉन्सेप्ट किसने दिया, या साइलेंट इनर स्पीच का कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा मतलब बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं या समझ में नहीं आता। अगर आपको की पॉइंट पता होते हैं और थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है तो आपके लिए पेपर बहुत आसान हो जाता है। और एक पोर्शन अगर आप CDP का अच्छे से कवर कर लेते हैं, पेपर 1 या पेपर 2 जो भी, तो दूसरा आपको पता भी नहीं चलता कि दोनों पेपर में सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है। तो 60 नंबर तो आपके ऐसे ही पक्के हो जाते हैं। तो देखिए इन्होंने भाषा को 3 स्तरों में विभाजित किया। सोशल स्पीच ये +2 ईयर्स में आ जाती है। इस स्टेज में क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो दूसरों के साथ बात करता है। ये सोशल स्पीच है, सामाजिक भाषा है, इसमें दूसरों के साथ अंतर्क्रिया करता है बच्चा। जैसे आपने देखा होगा, मतलब 2 साल के आसपास के बच्चे वो अपनी मम्मी से मांग रहे हैं, जैसे एक वाक्य में बोलेंगे खाना दो, पानी दो, बिस्किट दो, जो भी कुछ। तो ये सोशल स्पीच हो गई। फिर क्या आता है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच 3+ ईयर्स में आ जाती है। इसमें वो खुद से बोल कर बातें करते हैं। मतलब कोई उन्होंने अपने खिलौने हैं तो उससे वो बातें कर रहे हैं कि अच्छा ये खिलौना बहुत अच्छा है, मैं वहाँ जाऊँगा मामा के यहाँ तो ये खिलौना और लेकर आऊँगा। कोई उनकी कज़िन है तो मतलब खुद से ही बातें कर रहा है कि वो जब सो जाएगी तो मैं उसका खिलौना ले आऊँगा। ऐसे ऐसे उनकी मतलब अपनी एक दुनिया होती है, जैसे वो खुद से बोल कर बातें करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये प्राइवेट स्पीच हो गया। ठीक है, स्वयं को निर्देशित करते रहते हैं वो कि अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसे ऐसे वो बोलते रहते हैं। ये +3 ईयर्स में आ जाता है। फिर आता है साइलेंट इनर स्पीच, जो 7+ ईयर में आता है। यानी आप मन में सोचकर, जो होता है ना कि मतलब आप खुद जब भी कोई काम करते हैं तो आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे होता है कि अच्छा मैंने ये ऐसे किया है। मान लीजिए आप पेपर देने गए हैं तो आप सोचते हैं कि अच्छा 30 क्वेश्चन मेरे हो गए हैं, अभी इतना टाइम बाकी है मेरे पास, मैं पहले ये सेक्शन कर लेता हूँ, इसमें मतलब ये सेक्शन मेरा स्ट्रॉन्ग है तो इसमें मुझे कम टाइम लगेगा और मैं इसे अच्छे से कर पाऊँगा, उसके बाद मैं दूसरे सेक्शन पर जाऊँगा। तो ये क्या हो गया, ये साइलेंट इनर स्पीच होगी कि आप मन में खुद से ही बातें कर रहे हैं, पर वो बोल नहीं रहे हैं, वो आप खुद को ही मन में सोच रहे हैं और एक तरह से मन में ही बातें कर रहे हैं अपनी। तो ये 7+ ईयर में आ जाती है। और भाषा का विकास जो होता है वो दूसरे के संपर्क से होता है, ये इन्होंने कहा है। मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि बच्चा सबसे पहले खुद से ही मन में सोचने लगेगा। पहले तो उसकी सोशल स्पीच आएगी ना, मतलब उसका जो डेवलपमेंट होगा उसकी लैंग्वेज का, वो दूसरों के साथ संपर्क से ही होगा। वो जो बोलते हैं उनको फिर वो अनुकरण करके सीखता है, फिर वो धीरे धीरे कोई शब्द बोलने लगता है, फिर वो वाक्य बोलने लगता है। तो ऐसे ऐसे उनकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। तो और उन्होंने ये भी कहा कि लैंग्वेज का प्रयोग जो होता है वो सिर्फ वो कम्युनिकेशन के लिए ही नहीं करते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, अपने आप को निर्देशित कर रहे हैं कि अच्छा मुझे ऐसे करना है, मैं कल सुबह 5 बजे उठूँगा, वो खुद से ही बोलते हैं। फिर
वो अपने योजनाएं बनाते हैं, खुद का मूल्यांकन करते हैं कि मैंने पेपर में इतने क्वेश्चन सही किए, अगर मैं थोड़ा और मैंने इस पोर्शन पे ध्यान दिया होता तो मेरे और अच्छे नंबर आ सकते थे। तो ये क्या हो गया, वो खुद से अपने मन में सोच के भी तो अपना मूल्यांकन ही कर रहे हैं। तो ये आपकी पूरी थ्योरी हो गई। बहुत ही ब्रीफ में मैंने समझाने की कोशिश की है। जो जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने ऐड किया, थोड़ा एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और आई होप आपको अच्छा लगेगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। एक पॉइंट हम और देख सकते हैं कि इन्होंने कई सारी जैसे टीचिंग मेथड कह लीजिए या कई सारे और टर्म दिए थे। जैसे कहीं आ जाता है कि पीयर ट्यूटरिंग या फिर असिस्टिव टीचिंग या फिर कोऑपरेटिव, कोलैबोरेटिव। तो आप इनके साथ जा सकते हैं, वाइगोत्स्की के साथ अगर ऑप्शन रहेगा तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। तो ये आज की क्लास थी। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको हेल्प मिल रही है क्लासेस से तो आप लाइक करिएगा और अपने सजेशंस कमेंट करिएगा कि और इसमें क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली क्लासेस मिलती रहेंगी। छोटी क्लासेस होंगी पर वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। मतलब जस्ट आप 10 मिनट 15 मिनट देखेंगे और आपके जब आप क्वेश्चन करने जाएंगे तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। थैंक यू सो मच।